मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों की क्लास 12th हिंदी मीडियम आरबीएससी बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लिंग सहलग्न। यानी कि क्या है कि वो बीमारियां जो आप लोगों के सेक्स क्रोमोसोम या लिंग क्रोमोसोम के कारण होती है। अब देखो, पूर्व में वैज्ञानिकों के अनुसार माना जाता था कि लिंग गुणसूत्र केवल लिंग का ही निर्धारण करते हैं। बाद में अनेक शोध होंगे, शोध मतलब जब उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए, प्रयोग हुए, पर यह ज्ञात हुआ कि लिंग गुणसूत्र पर अनेकों जीन पाए जाते हैं जो विभिन्न शारीरिक लक्षणों के विशेषज्ञों को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, ऐसे लक्षण जिनके जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं तथा उन्हीं के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं। अब देखो, वो लक्षण यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को याद करना है। ठीक है भाई, लिंग गुणसूत्र के ऊपर पाए जाने वाले जीन को आप लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं और उनके ऊपर जो जीन लगे रहते हैं उनको लिंग सहलग्न जीन कहते हो। ठीक है, और उनकी वंशानुगति को आप लोग लिंग सहलग्न वंशानुगति कहते हो। एक्स गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन पुरुष और स्त्री दोनों में विभक्त हो सकते हैं, अतः इन जीनों की अभिव्यक्ति को आड़ी तिरछी या क्रिस क्रॉस। अब देखो, क्रिस क्रॉस का मतलब पता है क्या है? कोई भी एक कैरेक्टर है, ये लक्षण है। ठीक है, ये लक्षण है। ओके, ये लक्षण ए है। ठीक है, अब ये माता में भी है और ये लक्षण पिता में भी है। ठीक है, तो माता से तो उसके बेटे में आया, सन में आया, और पिता से डॉटर में आया, तो इसे बोलते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न। ठीक है, क्लियर है? यानी जिसमें कोई भी लक्षण पिता से बेटी में आ रहा है और माता से बेटे में आ रहा है, वो क्या है? क्रिस क्रॉस पैटर्न। ठीक है, ओके ओके। अब देखो, इस प्रकार की वंशानुगति में जनक पीढ़ी पेरेंट जनरेशन का लक्षण पुत्री के माध्यम से अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। मनुष्य का एक्स गुणसूत्र लगभग 20 लक्षणों के एक्स गुणसूत्र में कितने लक्षणों के जीन पाए जाते हैं? लगभग 20 लक्षणों के जीन पाए जाते हैं। बेटा, कितने लक्षणों के जीन पाए जाते हैं? 20 लक्षणों के जीन पाए जाते हैं, जिन्हें आप लोग क्या कहते हो बेसिकली? अब 20 लक्षणों के जीन पाए जाते हैं जिन्हें लिंग सहलग्न लक्षण होते हैं। इनमें महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में अगर हम लोग जानकारी लेने से, पहला है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में रंगों की पहचान नहीं कर पाता, हमें पता है। ऐसे व्यक्ति को वर्णांध कहते हैं। विभिन्न लोगों में अलग अलग प्रकार की वर्णांधता पाई जाती है, किंतु लाल हरे रंग की वर्णांधता में अधिक रोगी मिलते हैं जो कि लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते। ठीक है, हमें पता है। और मानव के एक्स गुणसूत्र पर रंगा कोशिकाएं यानी कि कौन सेल्स होती हैं आंखों में, हमें पता है। ओके, ये जीन रेटिना में रंग विभेद करने वाली कोशिकाओं के बनने पर नियंत्रण रखते हैं और इस जीन का स्थान अप्रभावी विकल्पी। अप्रभावी विकल्पी मतलब जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है, अप्रभावी विकल्पी आ जाता है। इस जीन के स्थान पर इनका अप्रभावी विकल्पी आ जाता है, यानी कि इनका जो विकल्पी जीन है वो आ जाएगा। ओके, और इससे वर्णांधता रोग हो जाता है। पुरुषों में अधिक होता है क्योंकि पुरुषों में केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, और महिलाओं में यह गुणसूत्र क्या है कि महिलाओं में बेटा ये नहीं होता। अब देखो क्या है, माना कि ये कोई जीन है, अब ये एक्स क्रोमोसोम से लिंक है। ठीक है ना, अब माना महिला है, महिला में तो 2 एक्स है और पुरुष में 1 है। अब वाई क्या है? रिसेसिव है। अब जब गैमेट्स बनेंगे एक्स सी और एक्स, और यहाँ एक्स और वाई, ठीक है, तो ये वाला एक्स अगर इससे होगा तो ऐसा पुरुष जो होता है वो रोगी होगा। लेकिन महिलाओं में क्या है कि दोनों के ऊपर, क्योंकि ये अप्रभावी होगा तो दोनों के ऊपर होना बहुत जरूरी है, और अगर प्रभावी होगा तो एक का प्रभाव ही दिखाएगा। अब ये वाला एक्स, अब देखो क्या है कि अगर महिला एक कैरियर है और पुरुष जो है वो क्या है? एक इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो इससे क्या है, जो महिलाएं बनेंगी वो तो रोगी पुत्री होगी, लेकिन ये क्या कह रहा है कि माता से उसके पुत्र में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि महिलाएं जो स्त्रियां स्वयं इस रोग से पीड़ित नहीं होती हैं और वाहक की भूमिका निभाती है। क्लियर? अब देखो, इसकी वंशानुगति सामान्य स्त्री और वर्णांध पुरुष। अब सामान्य स्त्री मतलब कंडीशन देखो क्या कह रहा है कि ये कंडीशन पता है क्या कह रहा है कि सामान्य स्थिति, पहली कंडीशन कह रहा है सामान्य स्त्री और वर्णांध पुरुष। भाई, स्त्री तो सामान्य है ऐसे, ठीक है, और वर्णांध पुरुष है तो ये है। अब जब इनके गैमेट्स बनेंगे एक्स एक्स और एक्स सी और वाई, तो यहाँ पर बनेंगे, तो इस कंडीशन में जो स्त्रियां हैं ये तो वाहक होगी, रोगी नहीं होगी, क्योंकि रोगी होने के लिए दोनों में चाहिए। ठीक है, ये है तो एक्स वाई नॉर्मल पुत्र होगा। ओके, ये है तो एक्स वाई सामान्य पुत्र होगा। लेकिन अगर ये दोनों मिल गए तो वही वर्णांध स्त्री नहीं आएगी, वाहक स्त्री आएगी। देखो ये रहा, यदि सामान्य स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष से हो जाए तो सभी पुत्रियां सामान्य होती हैं। ठीक है, परंतु वर्णांध पिता अगर इस पुत्री का विवाह, अब देखो यहाँ तक तो कंडीशन हो गई, तो ये वाली जो इसकी पुत्री है, पुत्री क्या है? वाहक है। देखिए तो सामान्य लेकिन जीन है। अब जब इसका विवाह, ये क्या कह रहे हैं? देखो, इसका विवाह यदि वो सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से हो तो उनके संतानों में पुत्र वर्णांध हो सकते हैं। देखो, अब ये इसकी शादी कर रहा है, ठीक है, ये खुद क्या है? वाहक है, लेकिन पुरुष फिर इस पर नॉर्मल है। वहाँ पहले पुरुष वर्णांध था, लेकिन यहाँ पुरुष नॉर्मल है। अब देखो, एक्स सी और एक्स ऐसे गैमेट्स बनेंगे, ये एक्स वाई ये गैमेट्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो
यहाँ पर एक्स सी और एक्स संतान तो लड़की तो वर्णांध नहीं है, लेकिन जो पुत्र है पुरुष है वो क्या है, वर्णांध है। ठीक है, तो इसको तो अब ये देखो क्या करें, तो इसका विशिष्ट लक्षण पुत्री के माध्यम से द्वितीय पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। ऐसी वंशानुगति को क्रिसक्रॉस वंशानुगति कहते हैं। जो ऐसी रोगियां, स्त्रियां जो स्वयं रोगी नहीं होती परंतु दूसरी पीढ़ी में रोग के लिए, यानी जिसमें स्त्री खुद रोगी नहीं है लेकिन दूसरी पीढ़ी में रोग के लिए स्थानांतरित होती है। वर्णांध स्थिति का पिता सदैव वर्णांध होता है और उसकी माता रोगवाहक होती है। ठीक है, अब उपरोक्त उदाहरणों से व्याख्या में बेटा दृष्टि में रंगों की पहचान लिंग संलग्न का जीन है जिसका गुणसूत्र एक्स पर स्थित होता है, किंतु ये एक विकल्पी एलील का उदाहरण है। वर्णांधता का रोग पुरुषों में अधिक पाया जाता है। पुरुषों की में एक्स गुणसूत्र होता है तथा पुरुषों में एक्स गुणसूत्र पर भेद करने वाले जीन सामान्य जीन अनुपस्थित होने के कारण यह रोग हो जाता है। ठीक है, जबकि स्त्रियों में देखो मैंने वही बताया था, 2 है एक्स क्रोमोसोम, तो उसमें क्या है कि अगर एक पे अनुपस्थित है तो दूसरे में अगर होगा तो वो जीन क्या है, अपना एक्सप्रेस हो जाएगा। इस स्थिति में स्त्रियां रोग कारक नहीं रोग वाहक होती हैं। ठीक है, यानी कि रोगी नहीं होती, रोग की वाहक होती है। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, रंगों की पहचान न करने के कारण गुण वर्णांधता पर प्रभावी है, इसलिए स्त्री दोनों गुणसूत्रों पर वर्णांधता जीन होने पर ही, अगर स्त्री में अगर दोनों गुणसूत्रों के ऊपर ये जीन सी जीन होगा वर्णांधता का तो ही जाकर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जबकि पुरुष में तो अगर एक के ऊपर भी होगा तो भी हो सकता है। ठीक है, ओके। वर्णांध स्थितियों में पिता एवं पुत्र वर्णांध होते हैं तथा वर्णांध स्त्रियों के पति वर्णांध होते हैं तब इनकी पुत्रियां। अब देखो भाई, अगर स्त्रियां भी रोगी है और पति भी रोगी है, स्त्रियां अगर वहाँ पर पति रोगी है तो इनकी पुत्रियां जो है वो रोगी होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, हीमोफीलिया और ये रक्तस्रावी रोग। हीमोफीलिया को आप लोग क्या बोलते हो बेटा, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो नॉर्मली क्या कर रहा है कि जिसमें रक्त का प्रवाह बहुत तेज होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रुधिर का स्कंदन क्लोटिंग करने वाले कारक का अभाव होता है। फलस्वरूप ऐसे में मनुष्य के अगर छोटा सा घाव भी हो जाए तो लगातार ब्लड बहता रहता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। शरीर पर कोई जख्म होने से खून का बहना 5 से 7 मिनट में अधिक देरी से तक बंद होने से उसके हीमोफीलिया रोग होता है। ये केवल पुरुषों को ही होता है। इस रोग की स्त्रियां जो वाहक होती है, अनेक परिवारों में ये रोग पीढ़ी तक चलता रहता है। सबसे पहले बेटा इंग्लैंड की जो पहली रानी विक्टोरिया है उसमें ये थी, इसलिए इसे आप लोग शाही घराने का रोग भी बोलते हो। इसे आप लोग क्या बोलते हो, शाही घराने का रोग। ठीक है, ओके। हीमोफीलिया रोगियों को मृत्यु से बचने के लिए रक्त के स्कंदन करने वाले कारक का इंजेक्शन लगाया जाता है। अब ये रोग बेटा लिंग संलग्न अप्रभावी है। ठीक है, वही कंडीशन कौन सी आ गई, अगर हम लोग अप्रभावी की बात करें तो कंडीशन वही आ गई। अब देखो यहाँ पर अगर महिलाएं हैं तो महिलाओं में तो अगर एक एक्स के ऊपर है तो ये प्रभावी होगा, लेकिन पुरुष के ऊपर एक है तो पुरुष की हीमोफिलिक होगा। ठीक है, अब अगर किसी भी वाहक स्त्री का रोगी पुरुष के साथ विवाह हो जाए तो यहाँ अगर ये दोनों मिलेंगे तो एक्स एच एक्स, तो ये तो रोगी होगी। लेकिन अगर नॉर्मल स्त्री और रोगी पुरुष है तो क्या होगा, इसमें इनकी स्त्रियाँ जो पुत्रियाँ हैं वो वाहक की तरह काम करेगी। लेकिन अगर वाहक स्त्री है और नॉर्मल पुरुष है, ये कंडीशन की बात करें तो यहाँ से इनके पुत्र में बेटा वाहक की तरह काम करती है। ठीक है, देखो ये इसकी वंशानुगति वर्णांधता के समान होती है और पुरुषों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होने के कारण ये रोग हो जाता है, जबकि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होने के कारण इसका विकल्पी जीन तो है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कह रहा है कि जीवित नहीं होने पर भी वो जीवित रह पाती है। उन्हें मासिक धर्म में असंबंध रक्तस्राव बंद नहीं होता और इस रोग में पीड़ित व्यक्ति की पुत्रियां रोग की वाहक होती है और उनमें गुणसूत्र पिता के द्वारा होता है। ठीक है ना, और ये हीमोफीलिया रोग हो जाता है। ओके, अब देखो क्या कह रहे हैं कि सिकल सेल एनीमिया, अगला बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया वंशानुगत असामान्यता के कारण होती है। ऑटोसोमल डिजीज है। ऑटोसोमल मतलब इनके जीन जो है वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है, ऑटोसोम्स के ऊपर है। ओके, इसमें हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसका छठा जो अमाइनो अम्ल है उसमें ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वैलिन ले लेता है। अंडरलाइन करते ना बेटा, और इसमें लाल रक्त कोशिकाएं अपना वास्तविक आकार बदलकर विकृत होकर हंसिए के आकार की हो जाती है और ये जीन दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन के कारण। अब देखो सामान्य स्थिति में बेटा GAG है और इसका उपक्रम CAT होगा। यहाँ पर A की जगह T आ गया, उत्परिवर्तन T आ गया तो ये A नीचे चला गया। अब ये चेंज आया तो ये जो ग्लूटामिन था, अब यहाँ पर भी A आया, यहाँ U आ गया, तो ग्लूटामिन था उसकी जगह वेलिन आ गया और वेलिन आने के बाद जो ये RBC है, RBC की स्टेज जो इस तरीके से थी वो ऐसी हो गई और RBC जो है वो अपना रक्त नहीं ले पाती। ये दोषपूर्ण जीन सहयुग्मजीवी अप्रभावी वाले व्यक्ति जीवित नहीं रह सकते और विषम जीनों में जीन अभाव होता है, इसलिए कुल राजरुधिर कणिकाओं में आदि कोशिकाओं के अंदर बेटा ये सामान्य हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, और इसमें विषमयुग्मजीवी जीवों के अंदर बेसिकली मलेरिया का प्रभाव कम होता है। इस दोषपूर्ण लाल रुधिर कणिकाओं में मलेरिया परजीवी पनप नहीं सकता। ऐसे बच्चे जिनमें जीन पाया जाता है उनमें। अच्छा, अब ये पता है क्या कि ऐसे जो रोगी होते हैं बच्चे, अगर उनमें ये जीन आ गया तो उनकी मलेरिया से मौतें होती हैं। ठीक है, अब फिनाइल कीटोन यूरिया, आई बात समझ में, फिनाइल कीटोन यूरिया। अब ये बीमारी एलिंगी गुणसूत्र के कारण हो रही है बेटा, उत्परिवर्तन के कारण होती है।
ठीक है। अब उसमें हो क्या रहा है, इससे पीड़ित व्यक्ति में बेटा फिनाइल एलेनिन को, अब देखो फिनाइल एलेनिन को कौन कन्वर्ट कर रहा है, टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम जो वो नहीं होता, इसमें फिनाइलएलेनिन डिहाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का उत्परिवर्तन संश्लेषण नहीं हो पाता, जिसके परिणामस्वरूप फिनाइलएलेनिन जो है वो इकट्ठा होता रहता है और पायरुविक अम्ल और अन्य व्युत्पन्न में बदलता है। इसके एकीकरण से मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता और पीड़ित व्यक्ति में मानसिक दुर्बलता आती है और ये किडनी कम अवशोषित करने के कारण मूत्र के साथ भी उत्सर्जित होते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वो दिमागी तौर पर विक्षिप्त होते हैं बेटा, दिमागी तौर पर पागल हो जाते हैं। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का चैप्टर पूरा।